नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में चार धाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कल भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे और जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से खबर, जहां पर रजिस्ट्रेशन जारी है और एक दिन में 15,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। अब तक 2,000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पर्यटन विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। रेलवे नारसन बॉर्डर पर खोले गए हैं काउंटर, जहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने के मौके पर दर्शन कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि बद्रीनाथ बाबा के दर्शन एक दिन में 15,000 श्रद्धालु कर सकते हैं और केदारनाथ के 12,000। संजय पुंडीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हरिद्वार से। संजय, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये कपाट खुल गए, अब बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए कपाट खुलने वाले हैं। क्या तैयारियां, रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था की गई कि लोगों को आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाए? 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी। हालांकि गंगोत्री यमुनोत्री के 3 मई को कपाट खुले थे, तो इसी के साथ साथ जो देश भर के तीर्थ यात्री हैं वो लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में कई जगह काउंटर लगाए गए हैं और प्रतिदिन हजारों की तादाद में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री है, यहाँ पर अपना पंजीकरण करा रहे हैं। हालांकि अपनी आईडी और आधार फोटो के आधार पर ये रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है यह की जा रही है और इसके बाद यहाँ पर इनको एक बार कोड मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं संजय, एक चीज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जो यात्रा पे जाने वाले हैं, अच्छा जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बता दीजिए मेरे दर्शकों को। जान लीजिए जो चारधाम यात्रा पे जाने वाले हैं तो रजिस्ट्रेशन क्या ऑनलाइन भी करवा सकते हैं या काउंटर पे आके कराएंगे, पूरी डिटेल बताइए। देखिए जी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए एक पर्यटन विभाग द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है। अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो उस पर भी कर सकता है। हालांकि धर्मनगरी हरिद्वार में 4 जगह काउंटर लगाए गए हैं। नारसन बॉर्डर पर है, रेलवे स्टेशन पर है और खुद पर्यटन विभाग में यहाँ पर जो पंजीकरण प्रक्रिया है वो की जा रही है। अपना आईडी आधार फोटो लाकर यहाँ पर पंजीकरण करवा सकता है कि ज्यादा सुविधा के लिए यहाँ पर जो पर्यटन कर्मचारी है वो भी यहाँ पर लगातार जो तीर्थ यात्री है उनकी मदद कर रहे हैं और किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए जो पर्यटन अधिकारी है सुरेश यादव वो लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं। और जिस तरह हम कल की बात कर लेते हैं, कल करीब 2,000 से ज्यादा जो तीर्थ यात्री है वो हरिद्वार पहुंचे, क्योंकि चारधाम यात्रा का हरिद्वार को प्रवेश द्वार कहा जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है पहुंचते हैं। मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ यहीं से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है और इसी कारण है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर अपना पंजीकरण करा रहे हैं और पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सरकारी की जो गाइडलाइन है उसमें जिस तरह से अपना आधार फोटो लाकर यहाँ पर पंजीकरण होता है, उसमें पर्यटन विभाग द्वारा एक बैंड दिया जाता है, एक बारकोड बैंड दिया जाता है जो यात्री का डाटा होता है उस बैंड में होता है। तो कहा जा सकता है कि धर्मनगरी हरिद्वार में पूरी तरह यात्रा को लेकर जो अधिकारी हैं। संजय, 2 साल के बाद वो मौका आया है जब जो भक्त हैं बाबा के दर्शन करेंगे, क्योंकि कोरोना के वजह से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में देखा यह गया कि इस बार भीड़ बहुत ज्यादा है और उसमें गाइडलाइन जारी की कि भाई बाबा बद्री के 15,000 दर्शन कर पाएंगे, बाबा केदार के 12,000। तो ऐसे में इसको देखते हुए अगर लोग ज्यादा हो जा रहे हैं तो कैसे पार्किंग की समस्या हो जा रही है? सब लोग ज्यादातर दिल्ली से, यूपी से, अगर अलग जगहों से अपने साधन से लोग जा रहे हैं तो उनको रुकने, ठहरने की, पार्किंग की क्या व्यवस्था की गई है? देखेंगे नहीं, लगातार आपने देखा है कि करीब 2 साल के बाद इस तरह की एक भव्य और दिव्य यात्रा देखने को मिली है। हालांकि सरकार को पहले से ही अनुमान था और यही कारण है कि लगातार जो प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा बैठकें की जा रही थी और जिस तरह से जो भारी मात्रा में जो देश के कोने कोने से तीर्थ यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे थे, ऐसे में पार्किंग की व्यवस्था लगातार देखी जा रही है। चूंकि लगातार जो यातायात पुलिस है वो भी नजरें बनाई हुई है और जो परिवहन विभाग है वो भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। संबंधित जो अधिकारी हैं तमाम जो अतिक्रमण क्षेत्र है वहां पर लगातार जो अतिक्रमणकारी अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे बाहर से आने वाले यात्री है उन्हें खास परेशानी का
सामना करना होता है। जी। ऐसे में उत्तराखंड के सभी जनपदों में जो जिस तरह से यात्रा शुरू होती है तो वहाँ लोगों को कहा जाता है कि भाई अपना आप अतिक्रमण ना फैलाए, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। हालांकि समय समय पर जो हरिद्वार पुलिस है और देहरादून तमाम जो जनपद है, लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि जो पार्किंग बनाई गई है आप हाँ। अपना वाहन अच्छा वहीं पर खड़ा संजय, करें, एक क्योंकि सवाल ऐसे में ये भी बन रहा है, भाई पार्किंग की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। अच्छा, धर्मनगरी हरिद्वार में पहले से भी वहां पे श्रद्धालु बहुत आते हैं, और ऐसे में चार धाम यात्रा को लेकर हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, होटल तो सारे लगभग फुल हो चुके होंगे। तो ऐसे में जो हमारे श्रद्धालु, जो दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या आप जानकारी देंगे कि जो दर्शक वहां पहुंच रहे हैं, जिन्होंने होटल बुक नहीं किया, तो उनके रुकने ठहरने की क्या व्यवस्था है कि बाद रुकें, इसके बाद फिर हम यात्रा पे निकलेंगे? देखिए अंजनी, आपको बता दें, जिस तरह हम अपने दर्शकों को भी यही बताना चाहते हैं कि हरिद्वार आने से पहले लगातार एक तो ऑनलाइन प्रक्रिया है अपनी होटल या फिर धर्मशाला बुक करने की, लेकिन जो तमाम सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है उसमें धर्मशालाएं भी नियुक्त की गई है, क्योंकि सभी धर्मों की अलग अलग धर्मशालाएं होती है और सभी अपनी अपनी धर्मशालाओं में आकर निवास करते हैं। ऐसे में जो यात्री हरिद्वार पहुंचते हैं तो करीब 1 से 2 दिन उन्हें हरिद्वार में लगता है, उसके बाद यहीं से वह अपनी यात्रा शुरुआत करते हैं। अगर बद्रीनाथ जाना होता है तो अलग रूट है, अगर केदारनाथ जाना होता है उसके लिए अलग रूट है। तो तमाम गाइडलाइन ऑनलाइन देखी गई है, और अगर आपको किसी भी तरह की बुकिंग करानी हो उसके लिए सब व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जिस तरह से पहले से ही सरकार को भी एक अनुमान था कि इस बार भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो देवभूमि का रुख करेंगे, तो ऐसे में जो बुकिंग है वो प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो गई थी। और जिस तरह से 70% जो बुकिंग है वो हालांकि ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर की गई है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि हम ग्राउंड जीरो पर भी जाके देखते हैं, यात्री को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्रशासन उनकी तमाम मदद करता है और आगे की उनके मदद कर आगे की रास्ता साफ हो जाता है। जी बिल्कुल, संजय बनर्जी हमारे साथ, क्योंकि चार धाम यात्रा को लेकर खुद मुख्यमंत्री एक्टिव है, प्रधानमंत्री भी एक्टिव हैं, और मुख्यमंत्री धामी पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है, कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़क मार्ग की प्रगति के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से समीक्षा बैठक की है। और विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक के दौरान NHAI के अधिकारियों से कोटद्वार बाईपास और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र के आंतरिक सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के निर्माण के संबंधित स्वीकृति के लिए शीघ्र ही कार्ययोजना प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश दिया है। आज मैंने NHAI के लोग बुलाए थे, मेरठ से भी उनके अफसर पहुंचे थे यहाँ बाईपास को लेकर। आज मैंने बात की है अफसरों से, उनका अलाइनमेंट तैयार है और अब उसको NHAI भारत सरकार के पास जाना है, एस्टिमेट तैयार है, वहाँ से उसकी सैंक्शनिंग होनी है। कुछ फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस होने हैं, लेकिन वो सब सैंक्शनिंग के बाद होंगे। तो आज बहुत अच्छी वार्ता मेरी NHAI के ऑफिसर्स से हुई है और मुझे लगता है कि हम इसकी क्लियरेंस के लिए बहुत तेज़ी से अब काम करेंगे और जल्द ही NHAI के माध्यम से हमें इसका क्लियरेंस मिलेगा। और रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़े। रोहित, सड़कों को लेकर बहुत चर्चा है, चुनाव से पहले भी हमने देखा होगा कि लोग कह रहे भाई देहरादून की सड़कें ऐसी हैं कि चलना मुश्किल हो जाते हैं, हादसे होते हैं, तमाम सारी बातें, हाईवे को लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं। अब ये जो बैठक हुई, इस बैठक का मजमून क्या रहा, लबोलुआब क्या रहा, क्या निर्देश दिए गए? जी अंजनी, अगर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अगर बात करें तो जब से वो विधानसभा अध्यक्ष बनी है उसके बाद से 2 बार वो दिल्ली का दौरा कर चुकी हैं। 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है और उसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर लगातार वो फीडबैक दे रही हैं और जो आवश्यक सुविधाएं जो है, जो ढांचा जो उत्तराखंड में, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाने को लेकर हो, रोपवे को लेकर हो या फिर अन्य विभागों में कार्य को लेकर हो, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ है। और दिल्ली से लौटने के बाद विधानसभा में उन्होंने अधिकारियों के संग बैठक की, इसमें लोक निर्माण विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, नेशनल हाईवे और NHAI के अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समूचे प्रदेश में NHAI के तहत क्या कुछ कार्य हो रहा है, NH की सड़कों का जाल कहाँ कहाँ बिछ रहा है, कहाँ कहाँ सड़कों को चौड़ा किया जाना है, इस संदर्भ में जो है अधिकारियों से फीडबैक लिया है
और इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जो प्रदेश की जो आंतरिक सड़कें हैं या फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कहाँ कहाँ सड़क नहीं पहुँच पाई है, इसको लेकर फीडबैक लिया है। और कोटद्वार जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ के समीक्षा ली है। वहाँ के विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मुख्य मार्ग है जहाँ पर NHAI और नेशनल हाईवे के तहत काम चल रहा है। कितना बजट की आवश्यकता है और कब तक काम पूरा हो जाएगा, और जो आंतरिक सड़कें हैं वहाँ पर क्या कुछ प्रगति चल रही है, इन तमाम मसलों को लेकर अधिकारियों के साथ जो है विधानसभा अध्यक्ष ने फीडबैक लिया है और एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। चूँकि वो 2 बार दिल्ली दौरे से होकर आई हैं और लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपना प्रस्ताव रखा है कि विकास के मसले को लेकर हम प्रस्ताव देना चाहते हैं, ताकि जो मुख्यमंत्री के स्तर से जो वार्तालाप हो रही है, उसके स्तर से जो प्रयास हो रहे हैं उनके स्तर से, वो तो हो ही रहे हैं। बतौर एक विधायक के तौर पर, बतौर एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनके क्षेत्र में और समूचे प्रदेश में बहुत सारी आधारभूत जो सुविधाएं हैं और ढांचा है उसको मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व ने आश्वस्त किया है और उसी के तहत ये बैठक हुई है और जल्द ही एक कार्ययोजना बनाकर ये तमाम अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष को देंगे और विधानसभा अध्यक्ष जो है ये केंद्रीय नेतृत्व। चलिए रोहित, विस्तार से आपने बताया इस बैठक में क्या कुछ खास रहा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सियासत की बात कर लेते हैं। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी को कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से सीधी टक्कर मिलेगी। अब बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी ये कह रही है कि निर्मला गहतोड़ी को चंपावत से उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी निर्मला गहतोड़ी को हल्के में न ले, क्योंकि निर्मला गहतोड़ी AICC की सदस्य रह चुकी है और कांग्रेस का यह भी कहना है कि निर्मला का सारा जीवन, राजनीतिक जीवन जो है वो चंपावत के उत्थान में गुजरा है। लिहाजा चिंता बीजेपी को करनी चाहिए, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट पर पैराशूट उम्मीदवार हैं, जबकि निर्मला गहतोड़ी चंपावत की ग्रास रूट नेता है और उनको यहाँ की जनता पसंद करती है। अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब चुनाव में पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को चुनाव में उतारकर अपना प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी को वॉक ओवर दे दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि मुगालते में ना रहे, अपने प्रतिद्वंदी को या अपने विपक्षी को, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। निर्मला गहतोड़ी एक महिला ही नहीं है, वो एक शेरनी है। अगर उनके जीवन की पूरी यात्रा आपको पता चलेगी तो आपको पता चलेगा किन किन संघर्षों से होकर वो यहाँ तक पहुंची। रोहित, चंपावत की जो जंग है वो तो बड़ी दिलचस्प होती जा रहा है। अभी तक हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भाई कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन अब जब उम्मीदवार चुन लिया गया तो बीजेपी हल्के में ले रही, भाई ये तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। कौन है निर्मला और कितनी कांटे की टक्कर दे पाएंगी मुख्यमंत्री को? ये देखिए अंजनी, कांग्रेस का कहना साफ है और उनका कहना सही भी है। राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी को कहीं से कम आंकना ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि मुख्यमंत्री खटीमा से चुनाव हार गए, जबकि कितना आश्वस्त वो नज़र आ रहे थे। क्षेत्र की जनता कह रही थी कि आप चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए। और इसी के तहत कांग्रेस ने कहा है कि किसी को हल्के में नहीं आंकना चाहिए। जहाँ तक आपने प्रश्न किया अंजलि कि निर्मला गहतोड़ी कौन है, तो निर्मला गहतोड़ी ने अपना राजनीतिक जो जीवन है 1996 से शुरू किया था और पहली बार वो ग्राम प्रधान बनी थी। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी और जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस की रह चुकी हैं चंपावत में। और इसके साथ ही वो राज्य आंदोलनकारी भी रह चुकी हैं और शराब आंदोलन में भी उन्होंने प्रतिभाग किया है, शराब विरोधी आंदोलन में। और इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य भी रह चुकी हैं और इसके साथ महिला सशक्तिकरण उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं प्रदेश की। और इसके साथ ही राज्य मंत्री का भी दर्जा उनके पास रहा है जब कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा। वो उत्तराखंड समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो लिहाजा उनका जो राजनीतिक जीवन जो है चंपावत में ही गुजरा है और चंपावत की ग्रास रूट की नेता है और चंपावत की जनता के सुख दुख में खड़ी रहती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं भारी ना पड़ जाए उस पर, और इस लिहाज से अपने प्रतिद्वंदी को कहीं कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि मुख्यमंत्री चंपावत में पैराशूट उम्मीदवार हैं। पहले वो खटीमा से चुनाव जीतते रहे 2 बार और अब चंपावत में बतौर पैराशूट उम्मीदवार उनको उतारा गया है।
और जहाँ तक निर्मला गहतोड़ी की अगर बात करें तो उनका संपूर्ण राजनीतिक जीवन जो है चंपावत के उत्थान के लिए गुजरा है। चलिए रोहित, ये तो आरोप पार्टी प्रत्यारोप का दौर है, अभी तो चुनाव की तारीख नजदीक तो आने दीजिए। ऐसे ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप देखने और सुनने को मिलेंगे, लेकिन आपने एक भाई सही बात कही कि भाई अगर आप सीएम हो खुद, लेकिन अगले अपने प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। बने रहिए रोहित आप हमारे साथ, अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस पार्टी पर चंपावत उपचुनाव के बहाने जुबानी हमला बोल दिया। विनोद ने कहा कि कांग्रेस राज्य के भीतर रसातल में चली गई है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार उत्तराखंड में सारे मिथक को तोड़ दिया और सत्ता में वापसी की है। बीजेपी नेता ने कहा कि उपचुनाव भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिकॉर्ड मतों के साथ जीतेंगे, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस बिखर चुकी है। उत्तराखंड में पहली बार हुआ है जब ये मिथक टूटा है कि यहाँ सरकार की पुनरावृत्ति हुई है, और ये पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में हुआ है, जो उत्तराखंड में दोबारा भारतीय जनता पार्टी को जीत प्राप्त हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जो रसातल में चली गई है, जो अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है, उसे इस तरह के सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो उपचुनाव से पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अब जनता तय करेगी कि भाई कौन बाजी मारेगा। लेकिन उधर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और कहा कि कागजी आंकड़े दिखाना बंद करो। कागजों पर सुनहरे आंकड़े दिखाने के बजाय मुझे जमीन पर हो रहे काम को दिखाइए। मंत्री ने कहा कि मैं एक फौजी हूं और आपके इन खूबसूरत दिखने वाले आंकड़ों को मैं जमीन पर खुद जाकर देखूंगा। कृषि मंत्री ने कहा कि 15 दिन के भीतर मुझे फैक्ट और सही रोड मैप बनाकर दीजिए और जिसकी पुष्टि मैं करने खुद जाऊंगा। उधर ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का मानना है कि पिरूल से बिजली बनाने की योजना शुरू करने से पहले तकनीकी और वित्तीय अध्ययन की जरूरत है। उनका यह मानना है कि योजना शुरू करने से पहले इन दोनों ही पहलुओं पर गहराई से अध्ययन नहीं हुआ है। ऊर्जा सचिव का कहना है कि उरेडा को पिरूल से बिजली बनाने के बारे में कोई आइडिया नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के समय में शुरू हुई पिरूल से बिजली बनाने की प्रोजेक्ट बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में ऊर्जा सचिव ने जानकारी दी और इस विषय पर मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई है और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। दरअसल ऊर्जा सचिव ने बताया कि उरेडा के इस दिशा में काम जब कर रहा है, उरेडा को इस बारे में कोई तकनीकी जानकारी नहीं है। देखिए, अभी पिरूल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने मुख्य सचिव महोदय से भी अनुरोध किया है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। मंडे को डेट दिया है, मंडे को शाम को 5 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग है। उससे पहले मैंने अपने पास मीटिंग के लिए बुलाया है, तो उनको क्या क्या समस्याएं हो रही है उसको स्टडी कर लेंगे। एक मेरा जो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ये था कि उसकी तकनीकी पहलू और फाइनेंशियल पहलू। उधर हरिद्वार वन विभाग की तरफ से सुभाषगढ़ में जंगल के किनारे सौर ऊर्जा के तार बाड़ लगाकर जंगली जानवरों की आवाजाही पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से सुभाषगढ़ के ग्रामीण इलाके में जंगली जानवर आ जाते हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। ग्रामीणों की बार बार मांग के बाद वन विभाग की तरफ से जंगल के किनारे जंगली जानवरों के रोकथाम के लिए सौर ऊर्जा से तारबाड़ बनाया गया है और तारबाड़ से ग्रामीणों को जंगली जानवरों से राहत मिल सकती है। शुक्रवार को तारबाड़ का उद्घाटन डीएफओ दीपक सिंह ने किया। तो स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया। देखना ये होगा कि राहत मिलती है या नहीं। और उधर चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से पहुंचने की खबर आ रही है और इस यात्रा में कोई व्यवधान ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इन सब के बीच कोरोना महामारी की चौथी लहर को भी देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन अभियान चलाया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर ने वैक्सीनेशन और कोविड-19 की सैंपलिंग की जानकारी देते हुए बताया कि चार धाम यात्रा को लेकर बॉर्डर पर वैक्सीनेशन और सैंपलिंग के लिए कुछ समय पहले ही कैंप लगाए गए हैं। और देखिए, पूर्व में तो अभी जब थर्ड वेव और सेकंड वेव के टाइम में तो हमने बॉर्डर्स पे
चाहे वो चिड़ियापुर का बॉर्डर हो, चाहे हमारे नारसन के बॉर्डर्स हो या भी कोई अन्य बॉर्डर हो, तो वहाँ पे हमारी वैक्सीनेशन की टीम भी वहाँ पे बैठी है और टीकाकरण के साथ साथ वहाँ पे हमारी सैम्पलिंग की टीम भी वहाँ पे थी। तो बीच में अभी जो है जब ये अभी थर्ड वेव के बाद अभी संजय, क्या जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कोरोना को देखते हुए, क्या कोई गाइडलाइंस, हालांकि वो बता रहे हैं अधिकारी की गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, लेकिन हमारे दर्शकों को आप समझाएं, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनको क्या सहूलियत है और वैक्सीनेशन को लेकर क्या बातें हो रही है हरिद्वार में? देखिए जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें, भले ही कोरोना का ग्राफ कम हो गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और यही कारण है कि जो हरिद्वार स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह जागरूक है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाकर लोगों को एक सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से युवाओं को लगातार वैक्सीन दी जा रही थी, तो अब 12 से 14 वर्ग की जो आयु वाले बच्चे हैं उनको भी लगातार वैक्सीनेशन दी जा रही है। तो जिस तरह से चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो गई है, ऐसे में देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है, तीर्थयात्री है, वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा कोई किसी तरह की पाबंदी तो नहीं है, बेरोक टोक जो लोग हैं वो लगातार देवभूमि का रुख कर रहे हैं। हालांकि जो समय समय पर जो हरिद्वार से लगते तमाम बॉर्डर है, उसमें चिड़ियापुर बॉर्डर हो या फिर नारसन चेक पोस्ट हो या फिर काली नदी चेक पोस्ट हो, तमाम जगह लोगों को कहा तो जा रहा है कि भाई अभी खतरा टला नहीं है, आप जागरूक रहें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन जो सुरक्षा कवच है, जो वैक्सीनेशन अभियान है, वो चलिए संजय, पूरी तैयारी है सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो सतर्क रहिए, मास्क लगाइए और जाइए दर्शन करिए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज केदार धाम में जाकर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली पूजा अर्चना की है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ धाम के गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन किए और इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि गर्भगृह से फोटो खिंचवाना या वीडियो प्रसारण करवाना ये प्रतिबंधित है और हमारे तमाम धर्माचार्य और संतों ने भी इस प्रकार के कृत्यों का उन्होंने कहा कि ये गलत काम है और इसको नहीं होना चाहिए था। बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। पहले प्रधानमंत्री की इस तरह की फ़ोटो वायरल हुई और अब मुख्यमंत्री जी भी गर्भगृह की फ़ोटो खिंचवा कर उसको वायरल कर रहे हैं या उनका आईटी सेल चला रहा है। तो ऐसे में ये प्रदेश के लिए बहुत दुखद है, क्योंकि नियम कायदे कानून सबके लिए एक समान होने चाहिए। कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसके अंदर अगर बोर्ड लगा है कि यहाँ की फ़ोटो लेना वर्जित है, तो एक सामान्य नागरिक तो फ़ोटो ले नहीं सकता। लेकिन मुख्यमंत्री जी सारे नियमों से ऊपर हैं। इसका मतलब आस्था की भी मार्केटिंग की जा रही है, आस्था को भी बेचा जा रहा है कहीं ना कहीं। रोहित, ये इसके पहले हमने देखा था जब प्रधानमंत्री गुफा में थे तो वो जो फोटो वीडियो वायरल हुआ था उस पर भी कांग्रेस ने खूब सियासत की थी। अब जब कल पूजा पाठ हुई उसको वीडियो पर सियासत हो रही, क्या ये पूरा मामला, क्या फोटो लेने पर रोक है वहां पर, क्या है मामला ये? ये देखिए अंजलि, कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। उसके साथ ही गर्भगृह में पूजा अर्चना उन्होंने की थी, जिसकी लाइव टेलीकास्ट जो है सभी टेलीविज़न चैनल्स में दिखाई गई थी और करीब ये 1 घंटे की पूजा पाठ थी। और जिसको लेकर उस समय कांग्रेस के तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे गणेश गोदियाल, चूँकि वो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस पूजा पद्धति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पूजा अर्चना करिए, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, धर्माचार्यों ने जो नियम बनाए हैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जो ये लाइव टेलीकास्ट दिखाई गई ये पूरी तरह से अनैतिक कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बीते रोज़ इसी क्रम में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के जब कपाट खुले 6:25 पे, तो उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और गर्भगृह अपनी पत्नी के साथ वो पहुँचे और वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई और IT सेल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इसे वायरल भी किया गया। अब इसको लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब हमारे तमाम धर्माचार्य मना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आस्था पर सियासत क्यों करती है, क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं, क्यों वीडियो बनवा रहे हैं। ये तो सियासत होती रहेगी, लेकिन हालांकि हमने देखा है चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर हो, चाहे महाकाल मंदिर हो, अलग अलग जगहों पर देखा लोग जाते हैं और इस तरह की तस्वीरें लोग सीधा प्रसारण देखते भी हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।